नमस्कार। अगर 50 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बन रहा है तो एक बहुत ही जरूरी टैक्स की जिम्मेदारी है जिसके बारे में पता होना ही चाहिए। और जानते हैं सबसे अहम बात क्या है? इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने वाले पर होती है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, बात बिल्कुल सीधी है। जैसे ही किसी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए के आंकड़े को पार करती है, एक खास टैक्स का नियम लागू हो जाता है। और अक्सर लोग यहीं पर थोड़ी चूक कर जाते हैं। सबको लगता है कि टैक्स का काम बेचने वाले का होगा, लेकिन नहीं। इस मामले में सारी जिम्मेदारी प्रॉपर्टी के खरीदार की होती है। अच्छा, तो ये नियम आता कहां से है? ये है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 194 IA। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि खरीदार को बेचने वाले को पेमेंट करते वक्त ही एक तय टैक्स काटकर उसे सरकार के पास जमा करवाना होगा। इसी को हम TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये TDS आखिर कटता कितना है और इसका हिसाब किताब कैसे होता है। अच्छी बात यह है कि इसका नियम बहुत ही सिंपल है। तो कितना टैक्स काटना है? सिर्फ 1%। जी, प्रॉपर्टी की जो भी कुल कीमत है, खरीदार को उसका ठीक 1% TDS के तौर पर काटना होता है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत है 70 लाख रुपए। तो खरीदार इसका 1% यानी 70,000 रुपए TDS के तौर पर काट लेगा। इसका मतलब सेलर को हाथ में मिलेंगे 69,30,000 रुपीस और जो 70,000 रुपए काटे गए हैं वो सीधे सरकार के खाते में जमा हो जाएंगे। ठीक है, TDS तो कट गया, पर सवाल ये है कि ये पैसा सरकार तक पहुंचेगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है एक खास ऑनलाइन फॉर्म की, जिसका नाम है फॉर्म 26QB। इसी के जरिए पूरी जानकारी दी जाती है और TDS का पेमेंट भी किया जाता है। असल में फॉर्म 26QB एक कमाल की चीज है। ये एक ही साथ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी है और पेमेंट का चालान भी। मतलब दो काम एक साथ, जानकारी भी दे दी और पेमेंट भी कर दिया। इससे पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। और सुनिए, यहां एक और बड़ी राहत की बात है। इस काम के लिए किसी को भी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यानी टैन की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ खरीदार और बेचने वाले का पैन नंबर होना ही काफी है ना? बढ़िया। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या करना है और क्यों करना है, तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में होती कैसे है। खरीदार को बस कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है ई-फाइलिंग पोर्टल से। वहां जाकर फॉर्म 26QB चुनना है। फिर खरीदार, विक्रेता और प्रॉपर्टी की सारी जानकारी भरनी है। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चुनकर पेमेंट पूरा कर देना है। पेमेंट होते ही एक चालान मिल जाएगा। और आखिर में TRACS पोर्टल से फॉर्म 16B डाउनलोड करके सेलर को देना होता है, जो इस बात का सबूत है कि TDS जमा हो चुका है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज है जिसका खास ख्याल रखना है, और वो है डेडलाइन। अगर किसी भी तरह के जुर्माने या ब्याज से बचना है तो समय पर काम पूरा करना बहुत बहुत जरूरी है। और नियम क्या है? नियम एकदम सीधा है। जिस महीने में बेचने वाले को पेमेंट की गई है, उस महीने के खत्म होने के 30 दिनों के अंदर अंदर TDS जमा हो जाना चाहिए। और अगर ये डेडलाइन चूक गए तो देखिए, देरी होने पर न सिर्फ ब्याज भरना पड़ेगा, बल्कि जुर्माना लगने की भी पूरी संभावना रहती है। तो समझदारी इसी में है कि इस काम को समय पर ही निपटा लिया जाए। तो चलिए अब आखिर में एक बार फटाफट सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। एक खरीदार के तौर पर क्या क्या याद रखना जरूरी है? खरीदार के बस 3 मुख्य कर्तव्य हैं। पहला, पेमेंट करते वक्त 1% TDS काटना है। दूसरा, उस पैसे को फॉर्म 26QB के जरिए सरकार के पास जमा करना है। और तीसरा, सबूत के तौर पर सेलर को फॉर्म 16B यानी TDS सर्टिफिकेट देना है। बस ये 3 कदम और काम पूरा। तो देखा हमने कैसे एक आसान सा दिखने वाला नियम भी अपने अंदर कितनी सारी बारीकियां छिपाए हुए हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ में ऐसी और कौन-कौन सी सरल लगने वाली जिम्मेदारियां हैं जिन पर अगर ध्यान न दिया जाए तो वो आगे चलकर एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं।